सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा नाटो। तो एक्सरसाइज का नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 और इसका आयोजन कर रहा है नाटो। कब से कब तक? फरवरी से लेके मई 2024 तक। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये यूरोपीय महाद्वीप के अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस अभ्यास को करने के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो रशिया के साथ किसी बड़े युद्ध की स्थिति में अमेरिका सेना किस तरह से अपने यूरोपीय सहयोगियों की मदद कर सके, यही इस अभ्यास को करने का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें नाटो के 31 सदस्य देश और स्वीडन ये हिस्सा ले रहे हैं। पहले हम नाटो की बात करते हैं। नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में, जहां पे यूरोपियन यूनियन का भी है हेडक्वार्टर। सदस्य देश हमने कहा 31 हो गए हैं। अभी 31वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो फिनलैंड बना था, ये याद रखना। और इसके महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। वैसे नाटो से आपको याद आएगा ये लॉक्ड शील्ड नाम की एक एक्सरसाइज भी करता है, जो कि एक साइबर एक्सरसाइज है। अच्छा चलो, मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपको पिछले एक साल में जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी आपको रिवाइज कराऊंगा, जनवरी 2023 से लेके अभी जनवरी 2024 तक। और ये शीट मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूं। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी तक हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करी है। तो देखो, एक आपको याद होगा ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, मिस्र में, इजिप्ट में इसका आयोजन ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया था। ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, ये सिडनी में हुआ था। सी सेट एक्सरसाइज सिंगापुर ने होस्ट किया था, भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। सी सेट मतलब हो गया साउथ ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग। तरंग शक्ति एक्सरसाइज याद रखना 2024 में इसका आयोजन होगा, भारतीय वायुसेना आयोजन करेगी। 12 देश लगभग हिस्सा लेंगे इसमें। जायद तलवार एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुआ था, ये दुबई में। एक टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें भारत पर्यवेक्षक देश ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हिस्सा लिया था। और पिछली बार मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया ने किया था। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में होती है। क्वाड में आपको पता है 4 देश होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। एक कोमोडो एक्सरसाइज आपने देखा, इंडोनेशिया ने आयोजन किया था, भारत ने भी हिस्सा लिया था। जिमैक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। पिछले साल जापान के साथ 2 और एक्सरसाइज हमने किए थे, एक तो धर्मा गार्जन और वीर गार्जन एक्सरसाइज, जो कि जापान में ही हुआ था। और अभी किसी स्टूडेंट ने बताया था आप ही में से कि ये धर्मा गार्जन वाला उनके किसी एग्जाम में पूछा गया था, और मैं आपको बार बार रिपीट भी कराता हूँ। तो रिवीजन का यही फायदा होता है। अगला है सेल्वेक्स एक्सरसाइज, भारत और यूएसए के बीच में हुआ था, ये केरल के कोची में। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था, ये मंगोलिया की कैपिटल उलन बतौर में। और अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये सऊदी अरब में ही। एक था एक्सरसाइज हो गया, और एक्यूवेरियन एक्सरसाइज हो गया, ये मालदीव के साथ हमने किया। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, ये बॉटम इंडोनेशिया में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ था, ये यूके में। यूके के साथ कोंकण एक्सरसाइज भी किया था हमने अरब सागर में। एक कोप इंडिया एक्सरसाइज हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, पश्चिम बंगाल में हुआ। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, कोलंबो में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच में, राजस्थान में हुआ था। और सिंगापुर के साथ हमने अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज किया था। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में। एफ इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और 25 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ, ये पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये पिथौरागढ़ में हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पहली बार मिस्र के साथ हमने साइक्लोन 1 एक्सरसाइज किया था, राजस्थान में। एक युद्ध अभ्यास आपको याद होगा भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ये अलास्का में हुआ था। एफटीए ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये रशिया के मॉस्को में हुआ था, भारत ने हिस्सा लिया था। अभ्यास चक्रवात हुआ था, ये इंडियन नेवी ने इसका आयोजन किया था गोवा में। संप्रीति अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। ASEX यानी कि पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, ये कहाँ पे? इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। और हरिमऊ शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। मिलन एक्सरसाइज ये अभी फरवरी 2024 में होगा, इंडियन नेवी इसका आयोजन करेगी, विशाखापत्तनम में होगा, याद रखना। काजिंद एक्सरसाइज ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था, ओटार कजाकिस्तान में। अस्त्र शक्ति इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, ये आंध्र प्रदेश में जो एयरफोर्स स्टेशन है सूर्यलंका में, वहां पे हुआ था। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी भारतीय वायुसेना ने समर एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। बाकी मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, ये पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। ऑस्ट्रा हिंड एक्सरसाइज ये भी नवंबर दिसंबर में हुआ था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। सूर्य किरण
ये भी भारत और नेपाल के बीच में हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ये तो 2023 के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गए। अभी 2024 में भी 2-3 हमने पढ़े हैं, जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन पढ़ा हमने, ये भारत और यूएई के बीच में हुआ था, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में हुआ था, चेन्नई में। और अभी अयुत्था नाम का एक्सरसाइज भी आपने पढ़ा होगा, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, पहली बार इनके बीच में ये एक्सरसाइज हुआ, अयुत्था इसका नाम है। तो ये सारे एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइज कराए और बार बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है, मैं पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ, ऐसे ही रिवाइज कराता रहूंगा और ऐसी ही चीजें आपको याद होती रहेगी, मैं भूलने नहीं दूंगा। शर्त बस ये है कि आपको कंटिन्यू बने रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है, जुड़े रहना है सब्जेक्ट से, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, तो उसमें कमी नहीं करनी है। अभी अगला प्रश्न देख। चलो फिर बताओ, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? तो ये प्रश्न तो सभी को आता है, लेकिन इसको कराने का कुछ कारण है। पहले हम बात करते हैं प्रश्न की। 22 जनवरी 2024 इसका उत्तर होगा। अभी अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को। अच्छा, अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और वैसे इससे रिलेटेड एक अपडेटेड वीडियो भी मैंने तैयार कर दिया है, जिसमें राम मंदिर से रिलेटेड, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट से जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड प्रश्न बनते हैं ना, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी मैं लिंक करा करके आपको चीजें बता सकता हूं, जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूं कि देखो हम यहाँ पे अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, और आपको पता है लिंक कर करके मैं आपको चीजें याद कराता हूँ कि देखो ये चीज हमने वहां भी पढ़ी थी, देखो यहाँ पे ही पढ़ी थी। तो उसी तरह से इस वीडियो को करंट अफेयर से भी कनेक्ट करके मैंने तैयार किया है आपके लिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ वो सब मैंने बताया इस वीडियो में। वो वीडियो नहीं है, बल्कि आपके लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मेरी ओर से एग्जाम में नंबर लाने का प्रसाद है, जो आप सभी को लेना है। चलो पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं। यहाँ पे अभी मंदिर का शिलान्यास पूछेंगे, तो ये किया गया था 5 अगस्त 2020 को मोदी जी के द्वारा। राम मंदिर ये किस शैली में बना है? उत्तर भारत में बना है, जहाँ पे सारे मंदिर बनते हैं नागर शैली में, तो ये भी नागर शैली में बना है। मंदिर की ऊंचाई की बात करेंगे 161 फुट है। वहीं मूर्ति की ऊंचाई की बात करोगे 51 इंच है। फुट में बात करोगे तो 4.24 फुट हो गया। मूर्ति की चौड़ाई 3 फुट है। और मंदिर में खंबे कितने हैं? 392 हैं। मंदिर बनाने में कितना बजट लगा है? लगभग 1800 करोड़। और मंदिर में 5 मंडप आपको मिलेंगे। और मूर्ति को किसने बनाया? अरुण योगीराज ने बनाया, ये कर्नाटक से हैं। वहीं मंदिर को किसने बनाया या डिजाइन किया? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने, ये गुजरात से हैं। तो यहाँ पे तो मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, बाकी डिटेल में आपको मिल जाएगा, मैंने वीडियो तैयार कर दिया है। और आप में से कोई अगर कहे कि बाकी अदर यूट्यूब चैनल्स ने तो कब से ही क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, 10-10 दिन पहले से ही, 13-13 दिन पहले से ही, मैं इतना लेट कैसे हो गया? तो मैं बस प्राण प्रतिष्ठा का ही इंतजार कर रहा था कि जितने भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सब कलेक्ट कर लूं, उसके बाद आपके सामने आऊं। अब जिन्होंने 10 दिन पहले वीडियो बना दिया, 5 दिन पहले वीडियो बना दिया, उनके पास तभी तक के क्वेश्चन है। बाद में जो क्वेश्चन अपडेटेड हुए हैं उनका क्या? अंदर की बात मैं आपको और बता दूं, उन्हें 5-10 दिन पहले वीडियो इसलिए तैयार कर दिए, या 2-4 दिन पहले वीडियो इसलिए तैयार कर दिए कि सबसे पहले वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आगे भाई प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तक तो इंतजार करें, और भी तो अपडेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसका क्या? आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको व्यूज मिल गए ना। लेकिन मुझे व्यूज से ज्यादा ये था, व्यूज तो भाई सबका रहता है, ये सब मेहनत करते हैं, सभी चाहते हैं सबकी वीडियो पे व्यूज आए, सब चाहते हैं, मेहनत करता है जो। लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि मैं तब तक रुकूं जब तक जो भी अपडेटेड क्वेश्चन है वो ना आ जाए, ताकि जब आप वीडियो देखो तो फिर कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए बस। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बाकी कितना वीडियो पे अब व्यूज आते हैं, कितना चलता है, ये तो राम जी जाने, और आप लोग हैं राम जी के भक्त, देखते हैं आप लोग कितनी मदद करते हैं वीडियो को फैलाने में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। बाकी पीडीएफ और क्विज आपको मिल ही जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अगला प्रश्न क्या है? अभी विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा साहिल ने। बात करें यहाँ पे विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 की, जिसका आयोजन 19 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है, एडिशन है। कहाँ पे? साउथ कोरिया में। और इसका मोटो भी है ग्रो टुगेदर शाइन टुगेदर। और साहिल ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। ये बात करो कहाँ से रहने वाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। और उनका संबंध किस खेल से है? तो अल्पाइन स्कीयर नाम का एक गेम है, वो ये खेलते हैं। और यूथ गेम्स भी आपको याद आएंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2023 में जो 5वां संस्करण हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या था? आशा था। टॉप पे महाराष्ट्र था। अभी 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है वो तमिलनाडु में हो रहा है और उसका शुभंकर है वीर मंगाई। वैसे नेशनल यूथ डे भी होता है, वो 12 जनवरी को हम मनाते हैं, और एक इंटरनेशनल यूथ डे होता है, वो हम 12 अगस्त को मनाते हैं, जिस दिन हाथी दिवस भी होता है। और ये भी याद रखना कि अभी 27वें नंबर का राष्ट्र युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था, वो कहां पे हुआ था? नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा हमारे लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा युगांडा में। यहां बात कर रहे हैं G77 समिट 2024 की, जो आयोजन कब से कब तक हुआ इसका? 20 से लेकर जनवरी 2024 तक। कहां पे? युगांडा के कंपाला में। ठीक। और इसमें भारत की तरफ से हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उन्होंने हिस्सा लिया। G77 ग्रुप की बात करें तो ये 134 डेवलपिंग कंट्रीज का एक गठबंधन है जो सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 54 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपको याद होगा अभी 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन समिट का आयोजन भी यही हुआ था, युगांडा के कंपाला में। समिट की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि 2023 में ब्रिक्स समिट कहां पे हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। और 2024 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है रशिया, याद रखना। 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत ने की थी। और 18वां G20 समिट 2023 में भारत में ही हुआ था, जिसके शेरपा अमिताभ कांत थे। थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम। और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। बाकी 2023 में 49 नंबर की G7 समिट का आयोजन किया था जापान ने, और पिछले साल क्वाड समिट जापान में ही हुई थी, और इस बार क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है भारत। और अभी आसियान समिट 2023 में इसको होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई थी। बिम्स्टेक समिट हुई थी थाईलैंड में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले तो बर्मिंघम यूके में हो गए। 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। ये पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। बाकी फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाले ये कतर में हुए थे, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था, आपको याद होगा, फ्रांस को हराया था। और 2026 वाले 3 देशों में होंगे, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। और अभी समर ओलंपिक 2020 वाले हुए थे टोक्यो जापान में। 2024 वाले अभी होंगे पेरिस फ्रांस में। 2028 वाले होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में, जहां पे क्रिकेट को दूसरी बार शामिल किया जाएगा ओलंपिक में। एक और मैं आपको बताता हूं, एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन याद रखो, जिसका हेडक्वार्टर मॉरिशस में है। इसकी अध्यक्षता श्रीलंका को मिली हुई है 2023 से लेकर 2025 तक, लेकिन फिर 2025 के बाद से 2027 तक इसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी आसाम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अरूप कुमार दत्ता ने। तो बुक का नाम है आसाम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन। इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने, और इसको लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। ये बुक असम बारफुकन के ऊपर लिखी गई है। और वो कौन थे? तो वे 17वीं शताब्दी के असम के वीर योद्धा थे। 17वीं शताब्दी में जो असम साम्राज्य था, जिसने असम पे शासन किया था, तो वहीं पे वो अहोम साम्राज्य में सेनापति हुआ करते थे। उन्होंने 1671 में मुगल सेना और अहोम साम्राज्य की सेना के बीच में जो सरायघाट का युद्ध हुआ था, उसमें अहोम साम्राज्य का नेतृत्व इन्होंने किया था, और इस युद्ध में मुगल सेना की हार हुई थी। तो उनके ऊपर ये बुक है असम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन। अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है, ध्यान रखना। अभी आपको याद होगा हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने बुक लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से। और मनोज मुकुंद नरवणे, हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ है, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है, उसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे रघुराम राजन, इन्होंने बुक लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नाम से। ध्यान रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट है बुक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आदित्य विजय ब्रह्मणे को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो एक्चुअली में अभी केंद्र सरकार ने अभी 19 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए, उनकी असाधारण प्रतिभाओं के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिए हैं। और ये सम्मान दिया किसने, किसके द्वारा दिया गया? तो हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा, हमारी राष्ट्रपति जी ने ये सम्मान दिए हैं इन 19 बच्चों को।
इन 19 बच्चों में 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, और उनमें से एक बच्चे को मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। उन बच्चे का नाम है आदित्य ब्रह्मणे। वे महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। और 19 में से जो इंपॉर्टेंट हैं वो एक बार आप देख लो, मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। और कम से कम अगर आपके स्टेट के एग्जाम आप दे रहे हैं, तो अगर आपके राज्य से कोई स्टूडेंट है या आपके राज्य से कोई यहाँ पे बच्चा है जिसको ये अवार्ड मिला है, तो वो तो आपको जरूर से याद कर लेना है। चलो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताओ कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और आपके राज्य से क्या किसी स्टूडेंट को ये, किसी बच्चे को ये अवार्ड मिला है क्या। ऐसा आप लिस्ट में देख करके बताओ, तो कम से कम इस बहाने आप जब लिखोगे कमेंट बॉक्स में तो वो आपके दिमाग में आपको याद रह जाएगा, और मुझे भी जानने को मिलेगा कि आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य से क्या किसी बच्चे को ये अवार्ड मिला क्या। बाकी इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें तो ये 5 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को कला में, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार यानी कि इनोवेशन, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी असामान्य उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ये आप कह सकते हो बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे शुरू किया गया था सन 2018 में। कौन देता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि मिलती है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, 21 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? नहीं पूछ रहा हूं, तो आंसर होगा असम। इसका मतलब आप समझ गए ना, 21 जनवरी को पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन में मैंने लिख रखे हैं उन्हीं के नाम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इनकी स्थापना उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा की गई थी। अब एक काम करता हूँ, तीनों के जो स्टैटिक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कैपिटल, मुख्यमंत्री और गवर्नर। तो मणिपुर आप मैप में भी देखते जाओ, ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हो गए एन बीरेन सिंह और गवर्नर है अनुसुईया उइके। त्रिपुरा की बात करें, कैपिटल अगरतला हो गई, मुख्यमंत्री है माणिक शाह और गवर्नर हो गए नल्लू इंद्र सेना रेड्डी। और मेघालय की बात करें, कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री है और गवर्नर है कॉनराड संगमा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में जॉय ऑर्डर 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर होगा आलिया भट्ट। तो भारतीय एक्ट्रेस आलिया भट्ट ये सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्हें ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वैसे आलिया भट्ट से पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को भी ये मनोरंजन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये अवार्ड मिल चुका है। और आलिया भट्ट से याद आएगा, पिछले साल इनकी एक मूवी थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसके लिए नेशनल अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। बाकी सुधा मूर्ति आप जानते हो, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी थी। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बनी थी। और दिव्य कीर्ति सिंह, अभी हमने पढ़ा था, अर्जुन अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला घुड़सवार बनी थी। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। पर बताइए, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर होगा केप वर्दे। केप वर्दे ये एक अफ्रीकी देश है और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। अभी वैसे मॉरिशस और अल्जीरिया को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, क्या भारत मलेरिया मुक्त है? तो नहीं, भारत मलेरिया मुक्त नहीं है, लेकिन भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। 2014 में ही हो गया था। और हमारा जो पड़ोसी देश है, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गए, ये मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। मालदीव 2015 में हो चुका है और श्रीलंका 2016 में। और मलेरिया ये किससे होता है? तो जब मादा एनाफिलीज मच्छर आपको काटती है और उसमें होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, तो जब वो आपको काटती है तो वो प्रोटोजोआ आपके ब्लड में चल जाता है और यही कारण है मलेरिया होने का। लेकिन कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि WHO ने मलेरिया की पहले टीके को मंजूरी दे दी है, उसका नाम मॉस्क्यूरिक्स था। और दूसरा टीके को मंजूरी दी थी, उसका नाम R21 मैट्रिक्स M था। वैसे एक मलेरिया डे भी हम मनाते हैं जो 25 अप्रैल को होता है, ये भी ध्यान में रखना। कैप वर्दे देश की बात हुई है, पहली बार शायद आप नाम भी सुन रहे होंगे। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये देखो, अफ्रीका के पश्चिमी तट से दूर ये एक द्वीप समूह के रूप में फैला हुआ है। कैपिटल इसकी होती है प्रायर और करेंसी है केप वर्दियाए एस्कुदो। बाकी WHO की भी अगर बात करते हैं तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो आंसर होगा 16 वर्ष। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 नाम से एक गाइडलाइन जारी की है, दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इस
नई गाइडलाइंस में वैसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगते हैं वो मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया कि कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन यानी कि एनरोलमेंट नहीं कर सकता है। विद्यार्थियों का नामांकन उनके सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा के बाद ही किया जा सकेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछने के लायक अगर ये है तो वो यही है। बाकी तो और भी कई पॉइंट्स हैं जो कोचिंगों पे लगाम लगाएंगे कि वो अपने हद से आगे न बढ़े। अपने आप फीस वो जो बढ़ा देते हैं, बच्चों से झूठे वादे करते हैं, गारंटी देते हैं। कई कोचिंग्स में आपने देखा होगा ना, फर्जी बच्चों के ऐड देते हैं, बच्चों को खरीद लेते हैं। रिजल्ट में बच्चा कोई टॉप करके किसी और कोचिंग में पढ़ के या सेल्फ पढ़ के तो उसे खरीद लेते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस है ये उन पे पाबंदी लगाने का काम करेगी। इसमें ये भी एक अच्छा पॉइंट कहा गया कि बीच में अगर बच्चा कहता है कि नहीं उसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोचिंग अगर छोड़ के चला जाता है तो उसको फीस लौटानी पड़ेगी। और अगर हम बात करें ये गाइडलाइंस अचानक से क्यों जारी की गई, ये क्यों आई, तो आजकल कोचिंग का बड़ा माहौल हो रहा है। जैसे कि एजुकेशन सिटी जो कही जाती है, एजुकेशन हब, कोचिंग हब, कोटा हो गया, कोटा राजस्थान हो गया, दिल्ली में जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं। तो होता क्या है आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को दूसरों के रिजल्ट देख देख करके कि वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, तेरे को भी बनना है, तो कोचिंग संस्थानों में भेज देते हैं। बहुत पैसा भी खर्च कर देते हैं क्योंकि लाखों फीस होती है, रहना खाना दूसरे शहर में जा करके, तो लाखों रुपए खर्च होते हैं पेरेंट्स के भी। तो जब पैसे खर्च होते हैं तो बच्चों पे दबाव बनाते हैं। कोचिंग वालों ने पैसे लिए हैं, उनको रिजल्ट देना है, तो वो बच्चे पे दबाव बनाते हैं। बच्चा दोनों तरफ से दबाव झेल रहा है तो करे क्या। कहीं ना कहीं बच्चे पे इस तरह से इतना दबाव आ जाता है कि वो सोचता है कि यार मेरे घर वालों का इतना पैसा खर्च हो रहा है मेरे कारण और मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर फाइनली वो गलत कदम उठा लेता है, वो सुसाइड कर लेता है। उसे लगता है कि मेरा ऐसे करने से घर वालों के पैसे बच जाएंगे। बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता कि वो स्ट्रेस को झेल सके। पढ़ाई के अलावा उसे और कोई कैरिकुलम एक्टिविटीज नहीं कराई जाती है, मेडिटेशन नहीं है, योगा नहीं है, कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं है। और छोटी छोटी उम्र में आजकल तो ओलंपियाड वगैरह ही जन के सिस्टम चल गए। 9वीं से बच्चे को, 6ठी क्लास से बच्चे को कोचिंग वाले उठा लेते हैं कि आ जाओ यहाँ भेजो, 12वीं तक हमारे पास पढ़ेगा। कुछ बच्चे हैं वो कर लेते हैं, कुछ क्या ज्यादातर बच्चे हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों को देख देख करके उन्हें भी भीड़ में चल दिया जाता है। तो यही सब कारण है, इन्हीं कारण से ये गाइडलाइन जारी की गई है। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक्स का। देखते हैं कि आप में से 6000 स्टूडेंट भी हमें ऐसे मिलते हैं जिन्हें हमारा सेशन पसंद आता है या नहीं। और दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। स्टडी ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो प्लीज एक बार शेयर जरूर करना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराऊंगा, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम की बुक को लिखा है मनसुख मांडविया जी ने। पक्के पागे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। किसने अगले 5 सालों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया? टाटा ने। 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जिसका कहते हैं मोह जूझ, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? असम में। और किस मंदिर में गोल मेले का आयोजन किया गया? जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जो जम्मू कश्मीर में है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया गया केरल में। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए उसे पेपरलेस करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, नाम है ई साक्षी। दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया टीसीएस। चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार समाचार, ये लॉन्च किया पाकिस्तान ने। और शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? तो आंसर होगा उदयपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।